नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं निकिता हत्याकांड की खबर के साथ। निकिता के घर नेताओं का तांता लगा है। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने भी निकिता के परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि निकिता हत्याकांड के आरोप में कांग्रेस कनेक्शन के बाद से ही सियासत जोरों पर है। बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर ले रखा है और लगातार नेताओं का बल्लभगढ़ निकिता के घर पहुंचना जारी है। ये तस्वीरें रामविलास शर्मा, पूर्व शिक्षा मंत्री, आप देख पा रहे हैं कि पहुंच चुके हैं बल्लभगढ़ और निकिता के घर पहुंचकर उन्होंने ढांढस बंधाया परिवार को। न सिर्फ रामविलास शर्मा, इससे पहले विपुल गोयल और कई नेता यहां पर पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया। ये तो निकिता कुर्बान हो गई पर ईमान नहीं बदला। परंतु इस तरह की बेटियां और भी बहुत से, जैसे बल्लभगढ़ में आदर्श नगर थाना है, उसमें 28 मुकदमे दर्ज हैं। जैसे ये निकिता के पिताजी ने 2018 में मूलचंद जी ने ये FIR दर्ज कराई थी, परंतु इसको जो जाबिर लोग थे उन्होंने अपने प्रभाव से रफा दफा करा दिया। हो सकता है ये उस FIR पर कार्रवाई होती तो हमारी बेटी निकिता की कुर्बानी नहीं होती। तो सीधे रुक कर लेते हैं बल्लभगढ़ का। संवाददाता दीपक कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, रामविलास शर्मा आज पहुंच गए हैं। इससे पहले विपुल गोयल, कुमारी सैलजा, कई नेता अलग अलग पार्टीज के यहां पर पहुंचते रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे पहले अपडेट क्या है उसका जिक्र जरूर कीजिए। परिवार के लोग लाजमी तौर पर सदमे में है। परिवार के लोगों को ढांढस बंधाने के लिए अब नेताओं का जमावड़ा लगना भी शुरू हो चुका है, उस पर भी अपडेट दें। देखिए, बिल्कुल राज, सबसे पहले मैं अपडेट देता हूं इस बात की कि आज सबसे पहले सुबह जो हरियाणा राज्य महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन है प्रीति भारद्वाज, वो पहुंची हैं फरीदाबाद, पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और इसके बाद पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें यह भरोसा दिलाया है कि किसी भी तरह से न्याय में कसर नहीं रहने दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर इस मामले की जो चार्जशीट है ये पेश कर दी जाएगी। इसके बाद रामविलास शर्मा पहुंचे और रामविलास शर्मा साफ तौर पर परिवार से मुलाकात करने के बाद उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया कि किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगी। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, यहाँ तक कि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनसे भी बात हो चुकी है और ये जिहाद का जो एंगल सामने आ रहा है, इस एंगल पर पूरी तरह से बीजेपी बड़ौदा उपचुनाव के बाद एक बड़ी रणनीति तैयार करने वाली है और इसको तय ये किया जाएगा कि किसी तरह से भी लव जिहाद का कोई मामला सामने ना आए। तो पूरी तरह से परिवार को भरोसा दिलाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इस बीच पुलिस कर्मियों की ड्यूटी यहाँ बाकायदा लगा दी गई है। जो परिवार है उसको पुलिस मुहैया करा दी गई है। मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ ये बाकायदा एक PCR यहाँ खड़ी हुई है और परिवार को जो सुरक्षा मुहैया कराई गई है, इसके तहत जो पिता है मृतका के, जो भाई हैं उनके और उनकी मदर, इन तीनों को एक एक पुलिसकर्मी दे दिया गया है। इनकी सुरक्षा के लिए एक पुलिसकर्मी तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस की सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो आसपास के इलाकों में CCTV कैमरे लगाने का काम पुलिस की तरफ से शुरू कर दिया गया है। और मैं आपको दिखाऊं कि इसके गली के सामने जिन घरों में कैमरे लगे हुए थे उनका एंगल, ये देखिए, ये सामने कैमरे लगे हुए नजर आ रहे हैं। 3 कैमरे हैं CCTV कैमरे, यहाँ के लोगों की तरफ से लगवाए गए थे और इनके एंगल इस तरीके से सेट कर दिए गए हैं पुलिस की तरफ से कि कोई भी आने वाला जाने वाला जो भी व्यक्ति है वो पूरी तरह से CCTV कैमरे में कैद हो और उनके घर की जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से यहाँ कैद हो पाए। इसके अलावा कई और CCTV कैमरे लगाने का काम चल रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, 2 आरोपी पहले से ही न्यायिक हिरासत में जा चुके हैं। तीसरा आरोपी जो है उसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया अदालत में और उसको भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो पूरी तरह से अब जो स्थिति है वो स्थिति यह है कि राजनीतिक लोग लगातार पहुंच रहे हैं, सामाजिक लोग लगातार पहुंच रहे हैं। इस बीच एक बड़ी अपडेट यह है कि कल जब कुमारी सैलजा रात को पहुंची थी, शाम को मिलने के लिए परिवार के साथ पहुंची थी, उनके साथ उनके विरोध में कुछ लोगों ने नारेबाजी की थी, उनकी गाड़ी को कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की थी और कांग्रेस के कार्यकर्ता की शिकायत पर अब मामला जो है वो दर्ज हो चुका है। रतला के विधायक अभी पहुंचे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। रतला के विधायक हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं, परिवार से मिलने पहुंचे हैं। सर, ये बताएं, कांग्रेस कनेक्शन सामने आ रहा है इस पूरे मामले में, क्या कहेंगे सबसे पहले तो? भाई, अपराधी तो अपराधी होता है, उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके की बात सामने आ रही है कि आफ्ताब अहमद के परिवार से वो संबंधित है, परिवार को डर, इस मुझे जानकारी नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ जो भी अपराधी है कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। तो आप ये बताएं किस तरह की मांग आप करेंगे? जिस तरीके से हमने देखा, मांग हम उसका समर्थन करते हैं। जो भी पीड़ित पक्ष के मांगे हैं हम उन सभी मांगों का समर्थन करते हैं।
एक चीज और बताएं कि अब इस घटना के बाद से लगातार लोगों के मन में ये डर है कि जब बेटियां सड़क पर निकलती हैं, जब माताएं बहनें सड़क पर निकलती हैं और जिस तरह की व्यवस्था बन गई है, लोगों के मन में डर है कहीं कैसे उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, कैसे इसके लिए आप क्या मांग करें? सरकार का काम है, सरकार मुहैया करे। हम तो मांग करते हैं सरकार सुरक्षा करे। तो आप ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि सरकार को ये करना चाहिए। आपकी तरफ से किसी अधिकारी से, किसी नेता से कोई बात हुई इस बारे में? किस तरह के कदम आपकी तरफ से उठाए? ये बात नहीं हुई भाई, मैं तो बाहर था, आज ही आया हूँ, इसलिए आज आया। लेकिन कांग्रेस कनेक्शन की बात आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुझे तो कोई मालूम नहीं है। मैं जब तक मालूम नहीं मैं कैसे कह सकता हूँ उसको। मैं बाहर था, मैं तो आज आया हूँ, आगे बाहर हूँ। तो किस तरह से इस परिवार को ये एहसास दिलाएंगे कि दुख की इस घड़ी में, संकट की इस घड़ी में आप इनके साथ? हाँ, इनके साथ है, बिल्कुल दिल दिमाग से इनके साथ है। जहाँ भी हमारी जरूरत होगी इनके साथ रहेंगे। तो ये कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, प्रथला क्षेत्र से पूर्व विधायक हैं, ये मिलने के लिए पहुंचे हैं। इसी तरीके से लोगों का लगातार आने जाने का जो सिलसिला है वो यहाँ लगातार चल रहा है और इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है और पूरी तरह से कोशिश सबकी है कि परिवार को ढांढस बजाया जाए। साथ ही साथ प्रदेश और देश में जिस तरीके से लोगों के मन में एक डर बैठ गया है कि कहीं ना कहीं लड़कियां सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, उन्हें किसी भी तरीके से ये विश्वास दिलाया जाए कि आपकी सुरक्षा पूरी तरह से सरकार सुनिश्चित करेगी। और इसके लिए पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो नुमाइंदे पहुंचे हैं, विपुल गोयल रहे हों, मूलचंद शर्मा रहे हों, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर रहे हों, रामविलास शर्मा रहे हों, जितने भी लोग पहुंचे उन्होंने हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नेता पहुंच रहे हैं और जरूरी यह है कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जा सके। बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अहम यह भी हो जाता है कि आसपास कैसा माहौल बनता है जब ऐसी कोई वारदात घटती है। हर किसी के जहन में डर उत्पन्न होता है, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई हो रही है और साथ साथ यहां पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और साथ ही साथ सुरक्षा भी परिवार को दी गई है। निकिता के परिजनों से मिलने पहुंची हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा को विरोध का सामना करना पड़ा। गुस्साए लोगों ने जमकर नारेबाजी की, साथ ही कांग्रेस नेता आफ्ताब अहमद को पार्टी से निकालने की मांग की। दरअसल इस पूरे मामले में आरोपी का कांग्रेस कनेक्ट दर्ज किया गया। उधर निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। पलवल में हिंदू राष्ट्रीय सेना ने असावटा मोड़ से लेकर लघु सचिवालय तक विरोध में रैली निकाली और निकिता के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग को लेकर डीसी को ज्ञापन भी सौंपा। आज हम बेटी निकिता के समर्थन पे जो उसके साथ अत्याचार हुआ, जो हमारे हिंदू बहन बेटियों के साथ आज आम हो रहा है, उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाना चाहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जन भावनाओं की कद्र करते हुए इनको फांसी पर चढ़ा जाए, इनकी गाड़ी पलट दी जाए जैसा योगी जी करते हैं। गुरुग्राम का फोर्टिस अस्पताल बदनाम हो रहा है। अस्पताल में युवती से दुष्कर्म का आरोप लगा। युवती को सांस लेने में दिक्कत के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, मगर उसके बाद अस्पताल पर यह संगीन आरोप लगे हैं। साइबर सिटी के नामी निजी अस्पताल में भर्ती युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई। दरअसल 21 वर्षीय युवती को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उसे 22 अक्टूबर को शहर के नामी निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद ज्यादा तबीयत खराब होने पर पीड़िता को वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन तभी उसकी इज्जत को तार तार कर दिया गया। पीड़िता ने 27 अक्टूबर को अपने पिता को अपने साथ हुई इस घिनौनी वारदात के बारे में बताया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता के पिता ने इसकी शिकायत सुशांत लोक थाने में दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एक युवती 21 साल की है जो फोर्टिस हॉस्पिटल में 21 अक्टूबर से एडमिट है। हालांकि वो अभी तक अनफिट फॉर स्टेटमेंट है और 27 तारीख को उसने अपने फादर को कुछ हिंट्स में बताने की कोशिश की और 1-2 लाइन लिखी है, जिस पर फादर ने अज्यूम किया है कि हो सकता है उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना हुई हो। उस पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्या कुछ अभी तक की तफ्तीश में सामने आया मैम? अभी सारा हॉस्पिटल का जो ऑन ड्यूटी रिकॉर्ड है, मेडिकल स्टाफ, नॉन मेडिकल स्टाफ, वो हमने कब्जे में लिया है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह कब्जे में ली है और उनको खंगाला। मामला देश के नामी अस्पताल से जुड़ा है, इस लिहाज से पुलिस तफ्तीश बेहद बारीकी से कर रही है, लेकिन अभी यह साफ नहीं हो पाया कि दुष्कर्म अस्पताल के अंदर हुआ या बाहर। मगर मामला युवती की अस्मत से जुड़ा है, इसीलिए पुलिस गहनता से जांच कर रही है।
धर्मवीर शर्मा, न्यूज 18 गुरुग्राम। पलवल में 25 वर्षीय महिला से रेप का मामला सामने आया। आरोपी ने पीड़िता को ब्लैकमेल कर लगभग 50,000 रुपए भी ऐंठे। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी करीब 2 साल से महिला को ब्लैकमेल कर उससे पैसे ऐंठ रहा था और जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने उसकी और महिला की फोन की रिकॉर्डिंग उसके पति को सुना दी, जिसके बाद महिला के पति ने उसे छोड़ दिया। बहरहाल मामला अब पुलिस के पास पहुंच चुका है, लेकिन फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है। सर ये आरोपी है कि एक औरत जिसका पड़ोसी बताते हैं जी, इनके 2 साल पहले कोई मतलब कि आपस में संबंध बने हैं जी। तो उस टाइम तो समाज के उससे मतलब इनका आपस में हो गया था। अब ये लड़का उसको ब्लैकमेल करने लगा और ब्लैकमेल करने के बाद वो पैसे की मांग करने लगा, उसके साथ उसने फिर अब ज़बरदस्ती जी साथ रेप भी किया है। तब मुकदमा दर्ज कर दिया है, तफ्तीश जारी है जी, गिरफ्तारी पूरा है। बात करते हैं बड़ौदा उपचुनाव की। बड़ौदा उपचुनाव के लिए रण में आज दुष्यंत चौटाला उतरे। दुष्यंत ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार पहलवान योगेश्वर दत्त के समर्थन में जनता से वोट की अपील की कि दुष्यंत चौटाला आज 5 गांवों में चुनाव प्रचार करेंगे, बता दें, और कल सीएम और डिप्टी सीएम एक साथ बड़ौदा में चुनाव प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बड़ौदा में और योगेश्वर दत्त, पहलवान योगेश्वर दत्त जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके लिए वोट मांगते हुए। आज जब बड़ौदा की बात करते हैं तो ये एक ऐसी सीट है, अगर हमारा उम्मीदवार जीतेगा तो आज 57 से 58 हो जाएंगे, कांग्रेस का जीतेगा तो 30 से पहले की तरह 31 हो जाएंगे। और तो और वो एक एमएलए वाला विधायक दल भी पूरा है, वो भी कह रहे हम जीत के सरकार गिर देंगे, कह रहे नहीं कह रहे। तो कुछ छनिया हो, एक के साथ एक जोड़ दोगे तो भी 11 हो जाएगा। और उसके अंदर भी राज तो फिर भी नहीं, मगर अगर विकास चाहते हो, अगर बदलाव चाहते हो और बड़ौदा के अंदर काम चाहते हो तो 4 साल के लिए अपना वोट खराब ना करो। इधर बड़ौदा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कृषि कानूनों को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली निकाली। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इसकी अगुवाई की। वहीं न्यूज 18 से खास बातचीत में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के कुशासन के खिलाफ बड़ौदा की जनता जनादेश देने जा रही है और उपचुनाव के बाद सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी। वहीं कृषि कानूनों पर दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर बीजेपी पर वार किया। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर अभी भी संशय बना हुआ है, सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेजेपी को भी दीपेंद्र हुड्डा ने निशाने पर लिया। बड़ौदा उपचुनाव के लिए तमाम दल अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस वक्त हम मंडेरी गांव के पास हैं, जहां कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा अपना प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के हिंदूराज नरवाल यहां से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और इस वक्त हम दीपेंद्र हुड्डा के साथ हैं। दीपेंद्र हुड्डा एक ट्रैक्टर रैली को लेकर मंडेरी गांव से मदीना गांव की तरफ जा रहे हैं। दीपेंद्र से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा है। दीपेंद्र जी, बहुत मेहनत आप कर रहे हैं, जब से चुनाव का प्रचार शुरू हुआ है बहुत रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है, कैसे देख रहे हैं आप चुनाव को? मैं समझता हूँ कि पूरा बड़ौदा हल्के की छत्तीस बिरादरी एक तरफा एक संदेश हरियाणा में परिवर्तन का देने जा रही है, बदलाव का संदेश। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत यहाँ से मिलेगी। हरियाणा की भाजपा खट्टर सरकार, जिसने हरियाणा का बहुत नुकसान कर दिया, हरियाणा बेरोजगारी और अपराध में नंबर 1 बनाने का देश में काम किया, इस सरकार के खिलाफ एक बड़ा जनादेश इस उपचुनाव से आएगा। दीपेंद्र जी, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से खासतौर पर कि कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। उपचुनाव है, चुनाव के अंदर मैं समझता हूं कि भाजपा के सीएम और डिप्टी सीएम दोनों गायब हैं
उपचुनाव में हरियाणा छोटा प्रदेश है, कभी भी उपचुनाव यहाँ पे हुआ है तो विपक्ष हो, सत्ता दल हो, सभी नेता चुनाव में लोगों के बीच में जाते हैं, अपनी बात बताते हैं, अपने कराए हुए काम बताते हैं। इनका फर्ज था कि गांव में जाते, इनकी सरकार ने 6-7 साल में क्या किया वो बताते हैं, मगर कुछ किया ही नहीं, कुछ बताने के पास इनके है नहीं। इसीलिए ये चुनाव छोड़ के भागे हुए हैं और हम चुनाव के बीच में, लोगों के बीच में है तो हमारे को कह रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आज पहुंचे हैं चुनाव प्रचार के लिए यहाँ। उन्होंने कहा कि पिछले जब से यहाँ बाई इलेक्शन की आट हुई है या पिछले जो विधायक थे उनका निधन हुआ है, 165 करोड़ के काम कराए उन्होंने। ये लोगों से पूछो, आप मुख्यमंत्री जी तो कुछ भी कहेंगे, लोगों से पूछो। इन्होंने 6.5 साल, ये वो मुख्यमंत्री है जो 6.5 साल में बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में एक बार चाय पीने भी नहीं आए और अभी चुनाव में भी अंतिम 2-3 दिन में ही आए हैं। और पूरे हरियाणा के अंदर 165 करोड़ के काम की क्या बात कर रहे हैं? पूरे हरियाणा में इन्होंने क्या काम किया है उस आधार पे अपनी वोट मांग के दिखाएंगे। दीपेंद्र जी, हम देख रहे हैं कि काफी किसान मतदाता यहाँ पर है, ट्रैक्टर रैली आप कर रहे हैं, तो हाल ही में जो कृषि विधेयक पारित हुए उनका असर आपको लगता है यहाँ पड़ेगा? और मुख्यमंत्री का एक कमेंट आज आया है रैली में, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बहकाया है किसानों को और अगर एमएसपी खत्म होती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए, ये भी गुमराह करने वाली बात है। एमएसपी की मात्र घोषणा से कुछ नहीं होगा। एमएसपी पे पूरी खरीद हो, इस बात की गारंटी, उस बात की गारंटी कौन देगा? एफसीआई का खरीद का बजट तो घटा रहे हैं, प्राइवेट को खरीद की तरफ ला रहे हैं। तो जब एमएसपी डिक्लेयर करोगे आप और खरीद पे कोई अनिवार्यता नहीं होगी और खरीद सरकार करेगी नहीं तो उसके एमएसपी का किसान क्या करेगा? तो ये गुमराह करने वाली बात है। ऐसा होता तो हरसिमरत बादल ने इस्तीफा क्यों दिया? ऐसा होता अकाली दल ने क्यों इस्तीफा, सरकार की समर्थन वापस क्यों लिया? ऐसा होता बीजेपी के अध्यक्ष पंजाब के, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? ऐसा होता तो हरियाणा में खुद जेजेपी पार्टी के आधे विधायक इस विधेयक पर किसान का साथ दे चुके हैं। दुख की बात यह है, हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी ये 2 पार्टियां, पंजाब तो एक हो गया किसान के साथ, मगर हरियाणा में ये 2 पार्टियां हैं जो किसान की बजाय कुर्सी के साथ चिपकी हुई है। बड़ौदा से कैमरामैन सुखजिंदर सिंह के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18। खबर पलवल से। जेजेपी नेता जीतू दिघौत से रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी मांगने वाले ने फोन पर 1 सप्ताह का वक्त दिया। 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी ना देने पर जान से मारने की धमकी दे दी गई। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पलवल से जेजेपी नेता जीतू दिघौत से रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी मांगने वाले ने फोन पर 1 सप्ताह का वक्त जीतू को दिया। 50 लाख रुपए की ये रंगदारी जीतू दिघौत से मांगी गई। रंगदारी ना देने पर जान से मारने की धमकी दी है। तो ये बड़ी खबर, जहां पर जेजेपी नेता से रंगदारी मांगी गई और रंगदारी भी 50 लाख की। जेजेपी नेता जीतू दिघौत से यह रंगदारी मांगी गई और ऐसा ना करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंजाब किसान और राज्य सरकार के बीच वार्ता विफल होने के बाद आज भी किसान कई जगहों पर थर्मल पावर प्लांट की ओर जाने वाले रेल ट्रैक पर जमे हुए हैं। इससे पंजाब में मालगाड़ियों की आवाजाही बंद है। ऐसे में पावर प्लांट्स को कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही और उनमें बिजली उत्पादन बंद हो गया है। इस कारण पंजाब में पूरी तरह पावर ब्लैकआउट होने का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि सूबे के 4 थर्मल पावर प्लांट फिलहाल बंद है। बिजली की डिमांड को पूरा करने के लिए पावरकॉम नेशनल ग्रिड से रोजाना 60 करोड़ रुपए की बिजली खरीद रहा है। पावरकॉम को रोजाना करीब 1000 मेगावाट बिजली की खरीद करनी पड़ रही है। संकट कितना ज्यादा गहरा हो रहा है और सरकार की प्लानिंग है। बिजली विभाग के मुखी वेणु प्रसाद होरां नाल गलबात करते हैं। सर, सब तो पहला मैं जानना चाहूँगा कि इस वेले किन्ने थर्मल प्लांट जिहड़े ने वो चल रहे हैं? आज के दिन साढ़े 5 थर्मल प्लांट विचों 1 थर्मल प्लांट चल रहे हैं। लास्ट 1 मंथ से सानू कोई कोयला रेक्स दा मूवमेंट नहीं है स्टेट दे विच। एज ए रिजल्ट जो कोल स्टॉक है बिल्कुल ही 2 थर्मल प्लांट जो मेगा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट्स हैं, नाबाद पावर लिमिटेड हैं, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड हैं, उत्ते बिल्कुल ही ख़त्म हो गया।
बाकी 3 थर्मल प्लांट में 2 दिन का 3 दिन का स्टॉक अवेलेबल है, पर वो असी एमरजेंसी वास्ते और कोई क्रिटिकल इवेंट्स वास्ते असी रखिया। कहने का भाव ये है कि सिर्फ साढ़े कोल 2-3 दिन का कोयला है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਬਚਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਧਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। आज ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ कोयला ख़त्म ऑलमोस्ट हो गया। इस ਨੂੰ देखते हुए लगभग 1500-1700 मेगावाट असी एक्सचेंज तो खरीद रहे हैं, बट ये बड़ा अनप्रडिक्टेबल है। एक्सचेंज से कभी पावर मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलता, कौन सा रेट पे मिलते हैं, किहड़ी टाइम दे विच पावर मिलता है, ये बड़ा अनसर्टेनिटी है। सपोज ये अनसर्टेनिटी कंटिन्यू होंदा है, बिजली बोर्ड ਨੂੰ और लोगों ਨੂੰ भी प्रॉब्लम फेस करना पवेगा। एक तो ये है। दूसरा है कि जदों भी असी एक्सचेंज से खरीदते हैं पावर, उन्होंने एडवांस पेमेंट देना पड़ेगा। लगभग 5 से लेकर 10 करोड़ रुपए सानू हर दिन खर्च करना पवेगा। इस वास्ते